हेलो बच्चों, तो आज हम लेके आए हैं थर्मोडायनेमिक्स के इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज। अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर टेम्परेचर। तो सबसे पहले बेटा, जब आप कांस्टेंट टेम्परेचर की बात करते हो, आपके पास पीवी कर्व है और W रिवर्सिबल फॉर एक्सपेंशन इन इनफाइनाइट स्टेजेस। When stages are infinite, the process tends to reversible. It is actually a reversible process. और अगर यहाँ पे कांस्टेंट टेम्परेचर है और दिस इज अ पीवी कर्व, है ना, और n comma t is constant, then from A to B expansion work done is this area, this one, ठीक है, expansion in infinite stages। उसके बाद W irreversible for expansion in single stage। तो सिंगल स्टेज में आप झटके से पिस्टन उठाते हो और वर्क डन इज माइनस पी एक्सटर्नल इंटू वी टू माइनस वी वन। तो जैसे ही आपने एकदम से प्रेशर को कम किया, यहाँ पर आपने पत्थर हटाया, प्रेशर एकदम से कम हुआ और वर्क डन हो गया माइनस पी एक्सटर्नल इंटू वी टू माइनस वी वन। सो दिस इज एक्चुअली लेसर। तीसरा, W रिवर्सिबल फॉर कंप्रेशन इन सिंगल स्टेज। तो अगर आप इनफाइनाइट स्टेज, तो अगर आप यहाँ से यहाँ जा रहे हो, वॉल्यूम कम कर रहे हो और इनफाइनाइट स्टेजेस एंड द प्रोसेस इज अगेन रिवर्सिबल, और वर्क डन क्या हो जाएगा? वर्क डन हो जाएगा एरिया अंडर दिस कर्व, है ना। वापस वर्क डन क्या हो जाएगा? माइनस एन आर टी एल एन ऑफ वी टू बाई वी वन। ये आ जाएगा आपके पास, जो ये वी टू है ये वी वन है। और अगर आप कंप्रेशन करते हो तो आपको सिस्टम पे एकदम से पत्थर डालना पड़ेगा। तो पी एक्सटर्नल झटके से बढ़ेगा और उस बढ़े हुए पी एक्सटर्नल के अगेंस्ट वॉल्यूम का कंप्रेशन होगा। तो वर्क डन इन दिस केस वुड बी माइनस पी एक्सटर्नल इंटू वी टू माइनस वी वन। तो यहाँ पे जो आपका ये आ रहा है वो ये वाला है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो इस केस में हमारे पास क्या क्या आ सकता है? तो हमारे पास सबसे ज़्यादा आएगा वर्क डन इरिवर्सिबल कंप्रेशन, उसके बाद वर्क डन रिवर्सिबल, अच्छा वर्क डन रिवर्सिबल एक्सपेंशन हो या वर्क डन रिवर्सिबल कंप्रेशन हो, वो दोनों क्या होगा? सेम ही होगा। और लास्ट में सबसे कम मैग्नीट्यूड वर्क डन इन एक्सपेंशन फॉर इरिवर्सिबल, है ना। तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वर्क इरिवर्सिबल कहाँ है? डी सबसे ज़्यादा होगा। तो फोर्थ ऑप्शन, D greater than C equal to A greater than B। तो आई होप यू गॉट दिस वन। आइए अगले पेज पे चलते हैं। ये कह रहा है आपसे अ परफेक्ट गैस 0.1 मोल हैविंग CV इज इक्वल टू 1.5 R, ठीक है। तो आपको दे रखा है CVM कितना है? 1.5 R। Independent of temperature undergoes the following transformation from point 1 to point 4. Each step is reversible. Find the total work done while going from 1 to 4. तो एक्चुअली इसमें ग्राफ मिसिंग है. We'll move on to the next question. A sample of n octane was burnt. तो octane क्या हो जाएगा? C8H18 गैस. इसको आपने बर्न किया इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन इन अ बॉम्ब कैलोरीमीटर। बॉम्ब कैलोरीमीटर वो होता है जिसका वॉल्यूम क्या होता है? कांस्टेंट, और उसकी हीट कैपेसिटी कितनी है? 5 किलो जूल पर केल्विन, है ना। अब वो आपसे कह रहा है कि एज अ रिजल्ट ऑफ कंबशन द टेम्परेचर ऑफ द कैलोरीमीटर इज इंक्रीज बाय 5। द मैग्नीट्यूड ऑफ हीट ऑफ कंबशन ऑफ ऑक्टेन एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज। तो बेटा अगर आप कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करो तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे अपन जानते हैं Q एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू डेल्टा U, है ना। और Q एट कांस्टेंट प्रेशर किसके बराबर है? डेल्टा H। तो अपन को तो कांस्टेंट वॉल्यूम कैलोरीमीटर है, तो जितनी हीट रिलीज हुई वही क्या है? डेल्टा U के बराबर होगी। तो अब आप सोचो इसमें जहाँ पे बोल रहा है हीट रिलीज बाय रिएक्शन, आप क्या लिख सकते हो? हीट रिलीज्ड बाय द रिएक्शन शुड बी इक्वल टू डेल्टा U। और कितनी हीट रिलीज करी आपने? 5 इंटू 10 की पावर 3 C इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी कितना है? 5। तो ये आपने डेल्टा U करा 25 इंटू 10 की पावर 3। ये तब आ रहा है जब आपने कितना ऑक्टेन बर्न किया है? 1.14 ग्राम ऑफ ऑक्टेन बर्न किया है। और ऑक्टेन के मोल कितने हो जाएंगे? 1.14 अपॉन C8H18, तो ये हो जाएगा 96 एंड 18 114। सो इट इज 0.01 मोल। तो यहाँ पे डेल्टा U फॉर 0.01 मोल इज दिस मच। सो डेल्टा U पर मोल आ जाएगा 25 इंटू 10 की पावर 3 अपॉन 0.01 या 25 इंटू 10 की पावर 5, ठीक है।
या फिर 25 इंटू 2500 इंटू 10⁻³ जूल या 2500 किलो जूल पर मोल. तो दिस इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन. तो आई होप यू गॉट दिस वन ऑल्सो. नेक्स्ट हम आते हैं, एक आइडियल गैस CV दे रखा है आपको 5/2R. CV is molar heat capacity, 5/2R is expanded adiabatically against a constant pressure. तो P external कितना है आपके पास? Constant until it doubles in volume. If the initial temperature and pressure is इतना, then the final temperature is. ठीक है बेटा, तो ये कुछ नहीं बोला है एक्सपैंडेड अगेंस्ट कांस्टेंट प्रेशर. आप इसको क्या मान के चल रहे हो? इरिवर्सिबल. तो वापस आप फर्स्ट लॉ लगा दो. फर्स्ट लॉ क्या कहता है? du किसके बराबर है? dq प्लस dw एंड dq इज जीरो, ये डायबिटिक, सो du इज dw. du को लिख सकते हो n cvm T2 माइनस T1 इक्वल टू dw माइनस P एक्सटर्नल इंटू V2 माइनस V1, ये कर सकते हो. तो अब यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो डबल हो गया है. तो आप इसको चलो थोड़ी बात कर लेते हैं. इनिशियल टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो n CVM T2 माइनस T1 इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल V2 क्या लिख सकते हो? NR T2 बाई P2, और V2 माइनस V1 को आप ये भी तो लिख सकते हो 2V1. 2V2 को लिख दो 2V1, यहाँ पे V2 को डाल दिया आपने 2V1 माइनस V1 इस V1, तो इट इज़ माइनस P एक्सटर्नल इंटू V1 किसके बराबर आ जाएगा? NR T1 बाय P1 के, है ना. अब इसको सॉल्व कर लो. तो N मोल बोल दिए हैं, है ना, आइडियल गैस, कोई बात नहीं, चलो N से N कट गया. CVM कितना हो गया? 5/2R T2 माइनस T1. T2 माइनस T1 कितना था तुम्हारा? 298 केल्विन इज इक्वल टू माइनस ऑफ P एक्सटर्नल. माइनस P एक्सटर्नल कितना है? माइनस ऑफ 1 NRT1. N से N कट चुका है, R है. T1 कितना है? 298 अपॉन P1. P1 कितना है? 5. तो यहाँ पर इसको सॉल्व कर लो बस, है ना. R से R काट दो, तुम्हें क्या मिलेगा? 5T2 माइनस 298 मल्टीप्लाइड बाई 5 इक्वल टू माइनस 2 इंटू 298 अपॉन 5. तो आपके पास T2 आ जाएगा 298 मल्टीप्लाइड बाई 5 प्लस माइनस 2 इंटू 298 बाई 5, और इसको 1/5 कर देना, तो आपको मिल जाएगा ये 5, यहाँ पे 25. तो इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास कितना आ रहा है एक बार देख लेते हैं. 298 2 इंटू 298 डिवाइड बाई 25, 23.84. तो 298 माइनस 23.84 विच गिव्स यू 274.16. तो T2 is 274.16. You round it off, you come over to 274. So I hope you got this question as well. अगला क्वेश्चन, 5 moles of ideal gas at 293 Kelvin is expanded isothermally. तो आपसे कह रहा है अपने पास कितने मोल हैं? n बराबर 5 मोल है. टेम्परेचर कितना है? 293 केल्विन. इसको एक्सपैंड किया आइसोथर्मली फ्रॉम इनिशियल प्रेशर ऑफ 2.1 मेगा पास्कल टू 1.3 मेगा पास्कल against a constant P external constant of 4.3 megapascal. The heat transferred in this process is in kilojoule. ठीक है, तो अब तुम देखो इसमें इसको एक्सपैंड किया है, तो du किसके बराबर है? dq प्लस dw, और du क्या होगा? 0, क्योंकि डेल्टा t इज 0, एंड dq किसके बराबर हो जाएगा? माइनस ऑफ dw. सो अपन यहाँ पे dw निकाल देते हैं. कांस्टेंट प्रेशर माइनस P एक्सटर्नल इंटू V2 माइनस V1. ठीक है, V2 माइनस V1, तो इसको लिख सकते हो माइनस 4.3 इंटू 10⁶. V2 को लिख सकते हो NR T2 तो कोई बात नहीं, सेम ही है, माइनस NR T1 293 केल्विन अपॉन P2 कितना है तुम्हारा? 1.3 मेगा पास्कल, और P1 कितना है? 2.1 मेगा पास्कल. इसको यहाँ से ले आओ, तो ये हो जाएगा माइनस 4.3 इंटू 5 RT, और यहाँ पे
1/1.3 माइनस 1/2.1, और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा क्या, ये वैल्यू। तो -4.3 इंटू 5 इंटू 8.314 इंटू 293 इंटू 1.3 इंटू 2.1, 2.1 माइनस 1.3 विच इज़ 0.8। इसको सॉल्व कर लो ज़रा, तो क्या आएगा आपके पास। इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 4.3 इंटू 5 इंटू 8.314 इंटू 293, ये आ गया है ना, इंटू 0.8 डिवाइड बाय 1.3 डिवाइड बाय 2.1। सो दिस इज 15347 है ना, किलो जूल पर मोल। तो ये आ गया आपका 15.347 किलो जूल पर मोल, एंड इसको आप राउंड ऑफ करके कितना लिख सकते हो, 15 किलो जूल। सो दिस इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। आगे आ जाओ। 500 जूल ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर्ड एज हीट टू 0.5 मोल ऑफ आर्गन गैस। ठीक है, तो आपको हीट दे रखा है डी क्यू, क्यू कितना है 500 प्लस है टू 0.5 मोल ऑफ आर्गन गैस एट 1 atm and 298 Kelvin. The final temperature and the change in internal energy respectively are. तो T फाइनल कितना आएगा वो अपने को देखना है, तो वो निकाल लेते हैं एक बार। अब आप देखो इसमें यार इसमें कुछ भी नहीं बोला, तो इसमें है ना तुम्हें जो टेम्परेचर भी है वो भी चेंज हो रहा है, सब कुछ ही चेंज हो रहा है, और फाइनल टेम्परेचर एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी रिस्पेक्टिवली आर। तो ये बोल रहा है कि आपने इसको इनिशियली डाला और 500 जूल दिया है। अब इसमें ये है कि आप क्या अज्यूम करोगे, 500 जूल दिया है ना, 0.5 मोल है, तो फाइनल टेम्परेचर। तो अगर हम इसको सोचे कि यार ये कैसा है, ये एक अज्यूम करना पड़ेगा कि इसमें P कांस्टेंट है, और कुछ समझ नहीं आ रहा, इसमें मेंस का क्वेश्चन है। तो अपन लिख सकते हैं कि कांस्टेंट प्रेशर पे DQ किसके बराबर है, DH, या 500 किसके बराबर है, N 0.5 इंटू CPM, CPM कितना है आर्गन 5/2 R इंटू डेल्टा टी। तो डेल्टा टी की वैल्यू आ जाएगी 500/0.5 इंटू 5/2 R, और इसको सॉल्व करके आप निकाल सकते हो डेल्टा टी, और डेल्टा यू क्या हो जाएगा, N CVM डेल्टा टी, या वापस से वही 0.5 इंटू 3/2 R इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी कितना है 500, ये 500 अपॉन 0.5 इंटू 5/2 R। तो इसको करोगे तुम तो ये आ जाएगा 0.5 इंटू 3/2 इंटू 2/5, 3/5 इंटू 500 अपॉन 0.5। तो एक बार अपन निकाल लेते हैं डेल्टा यू आ कितना आ रहा है। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो डेल्टा हो रहा है 0.5 इंटू 3 इंटू 500 डिवाइड बाय 5 डिवाइड बाय 0.5, 300 आ रहा है डेल्टा यू। तो डेल्टा यू तो 300 बैठ रहा है, ठीक है। अब डेल्टा टी निकाल लेते हैं, तो डेल्टा टी आ जाएगा 500 अपॉन 0.5 है ना, 500 0.5 1000 अपॉन 2.5 इंटू 8.314, तो ये आ जाएगा 1000 डिवाइड बाय 2.5 डिवाइड बाय 8.314, ये आ रहा है 48.11, और T2 आ जाएगा 48.11, डेल्टा टी आ रहा है 48.11, या T2 इक्वल टू 48.11 प्लस T1 कितना है 298। सो इसको ऐड कर दो, 298 प्लस 48.11 कितना आएगा 346। तो क्लोजेस्ट है ना तुम्हारा यही बैठेगा 378। इसमें आंसर तो सेकंड है, एंड दिस इज गिवन एज द फाइनल टेम्परेचर एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी रिस्पेक्टिवली आर। तो डेल्टा यू अगर हम इसको कांस्टेंट प्रेशर मानते हैं तब तो ये 346.11 आ रहा है, बट वो किसी ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा। यार ये बहुत अच्छा क्वेश्चन नहीं है यार, ये क्वेश्चन ही ऐसा बेकार सा है क्योंकि इसने कुछ बोला ही नहीं है। तो अब आंसर मैच कराने के लिए लेट अस अज्यूम वी कांस्टेंट है ना, वापस मेरा तो 346.1 आ रहा है, तो वो तो बिल्कुल क्लोज नहीं आ रहा है। इसका मतलब अगर वी कांस्टेंट लेता हूँ
तो डेल्टा यू कितना हो जाएगा 500, और डेल्टा टी कितना हो जाएगा, अगर डेल्टा यू को मैं लेता हूँ 500 तो डेल्टा यू है वापस n 0.5 इंटू सी वी एम कितना हो गया तुम्हारा 3/2 इंटू 8.314 इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू 500। तो इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा डेल्टा टी आ जाएगा 500 डिवाइड बाय 0.5 डिवाइड बाय 1.5 डिवाइड बाय 8.314, तो 80 आ जाएगा। 80 298 प्लस 80 378 बिल्कुल बैठेगा, 378 ही बैठ सकता है, एग्जैक्ट आ रहा है। इसका मतलब ये कांस्टेंट वॉल्यूम है। अच्छा क्वेश्चन नहीं है, बट अब देखो ऑप्शंस मैच कराने थे, कोई बैठ ही नहीं रहा था अपना, तो हमने इसको दोनों तरीके से किया। वी अज्यूम कांस्टेंट प्रेशर, ऑप्शंस डिड नॉट मैच, देन वी अज्यूम कांस्टेंट वॉल्यूम एंड ऑप्शंस हैव मैच। तो बेकार क्वेश्चन है पर कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन, द टोटल एंथैल्पी चेंज फॉर फ्रीजिंग ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर। तो आपने H2O लिक्विड लिया कितना 1 मोल, और इसको फ्रीज कर दिया H2O सॉलिड 1 मोल। अब 10 से 10, अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन क्या है, तुम्हें इसमें है ना सारा वो निकालना पड़ेगा, तुम्हें इसमें अच्छा खासा काम करना पड़ेगा। कैसे, तुम्हें यहाँ देखो H2O पहले इसको ऐसे कर दो, तुम H2O लिक्विड को H2O लिक्विड लेके आओ 10 डिग्री से, इसको ठंडा करो 0 डिग्री तक, ठीक है, यहाँ तक तो तुम आ ही जाओगे। उसके बाद H2O लिक्विड 0 डिग्री से इसको बनाओ H2O सॉलिड 0 डिग्री पे, और फिर H2O सॉलिड को बनाओ H2O सॉलिड 0 डिग्री से -10 डिग्री तक, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसको ठंडा कर रहे हो तो कितना लगेगा, N इंटू सी पी ऑफ H2O लिक्विड Y इंटू डेल्टा टी, डेल्टा टी इज -10, 0 -10, ये हो गया क्या डेल्टा H1। यहाँ से यहाँ हो गए लेटेंट हीट लगेगी, लेटेंट हीट इज कांस्टेंट एंड दिस विल बी रिलीज, क्योंकि डेल्टा H फ्यूजन दे रखा है सॉलिड टू लिक्विड, तो जब ये करोगे तो -x विल बी रिलीज, ये डेल्टा H फ्यूजन का उल्टा है। और फिर तुम इसको करोगे तो हीट चेंज कितना होगा, कांस्टेंट प्रेशर पे कूलिंग कर रहे हो तो N CpH2O सॉलिड, ये क्या है J इंटू डेल्टा T T2 -T1, तो जो टोटल डेल्टा H होगा वो कितना होगा -10y -10j -x, -10y -10j या z वॉट एवर, अगर इसको z ले रहे हो तो -10z -x, तो फोर्थ ऑप्शन आपका बैठना चाहिए। अब इसमें भी है ना, अगर आप देखें तो यहाँ पर मोल, लेट अस चेक, 1 मोल ऑफ वाटर है 10 डिग्रीज टू आइस, इट इज x किलो जूल पर मोल, और ये जूल पर y है, ये z है। तो यार इसके अंदर है ना आपका 1000x का फैक्टर तो आएगा ही नहीं, आंसर इज रॉन्ग यार। इसके अंदर आपका 1000x और 10y और 10z का फैक्टर तो आ ही रहा है, और ये डेल्टा H फ्यूजन कितना दे रखा है x किलो जूल, हाँ तो आई एम सॉरी यार, इस x को है ना ये किलो जूल में है, तो अपन इसको किस में चेंज कर देंगे जूल में, तो आएगा -1000x -10y -10z। तो इसको तुम अगर लिखो तो -10, इसको इधर लिख सकते हो तो 100x प्लस y प्लस z, हाँ बिल्कुल सही बात है। तो 2 ही आंसर अपना करेक्ट बैठना चाहिए, बिकॉज दिस इज गिवन इन व्हाट किलो जूल पर मोल, सो सेकेंड इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ इथीन द अमाउंट ऑफ हीट नीडेड प्रोड्यूस्ड एज मेजर्ड in bomb calorimeter is 1406 kilojoule per mole at 300. The minimum value of T delta is needed to reach equilibrium is minus इतने किलोजूल। तो देखो आप C2H4 गैस ये आपको दे रखा है प्लस 3O2 गैस, ठीक है। अब ये क्या बना रहा है, ये बना रहा है 2CO2 गैस प्लस 2H2O लिक्विड, ठीक है। अभी आपसे कह रहा है द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन अ बॉम्ब कैलोरीमीटर, तो आपको डेल्टा यू दे रखा है, ये कितना है 1406 किलोजूल पर मोल, 1406 किलोजूल पर मोल, ठीक है। अब वो कह रहा है
द मिनिमम वैल्यू ऑफ टी डेल्टा इज नीडेड टू रीच इक्विलिब्रियम इज माइनस इतने किलो जूल। ठीक है, तो अगर डेल्टा यू पता है बेटा तो क्या डेल्टा एच निकाल सकते हो। डेल्टा एच कितना है 1406 इंटू 10⁻³ डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी। तो ये तो लिक्विड है 2 - 3 -1 मतलब 4 -2, तो डेल्टा एन जी 2 इंटू आर इंटू टी इंटू आर इंटू 300, ये डेल्टा एच हो गया। और डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो टी डेल्टा एस की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, डेल्टा एच के बराबर, ताकि डेल्टा जी 0 हो जाए और क्या आ जाए इक्विलिब्रियम। तो कोई बहुत अच्छा क्वेश्चन नहीं है, डेल्टा एच पूछ रहा है। तो ये कितना हो गया 1406 इंटू 10⁻³ माइनस 600 इंटू 8.3। तो इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो मिलेगा 600 इंटू 8.3, ये आ जाएगा 4980। ठीक है, 4980 या 4.98, तो 1406 किलो जूल माइनस 4.98 किलो जूल है ना। 1406 माइनस 4.98 कितना आएगा 14, इसकी वैल्यू अगर अपन देखें। और एक चीज़ और आप देख सकते हो इसके अंदर कि हीट प्रोड्यूस्ड है, राइट। सो दिस इज अगेन एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अगर आप ध्यान से देखें इसमें द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस दे रखा है, सो इट इज अगेन एक्सोथर्मिक। सो वी नीड टू टेक द साइन एज वेल। तो ये -1406 माइनस 2R इंटू 300, और अब इसकी वैल्यू निकालोगे तो इसमें आप ये माइनस साइन आप ऐड करो, है ना, बिकॉज इट इज एक्सोथर्मिक। और अब एक बार इसको ट्राई करके देखते हैं, तो आएगा 1406 plus 4.98 which gives you 14110.98, 14110.98 या कितना हो जाएगा 1411। सो 1411 हाँ बैठ रहा है, 1411 इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट आते हैं, ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस डज एंट्रोपी डिक्रीज। तो फ्रीजिंग ऑफ वाटर H2O लिक्विड टू H2O सॉलिड। तो ऑब्वियसली इसके अंदर डेल्टा एस क्या है नेगेटिव, है ना, लिक्विड से सॉलिड आ रहा है, सही है। फ्रीजिंग ऑफ वाटर टू आइस एट -10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसके अंदर भी है ना आपका क्या होगा -10 पे हो या 0 पे हो, एंट्रोपी इज डिक्रीजिंग। N2 plus CH2 NH3 डेल्टा Ng इज नेगेटिव, अगेन एंट्रोपी इज डिक्रीजिंग। एड्सॉर्प्शन ऑफ CO ऑन लेड सरफेस। तो CO का जब भी एड्सॉर्प्शन करोगे तो गैस स्टक हो जाएगी, यहाँ पे एंट्रोपी चेंजेस नेगेटिव। डिसोल्यूशन ऑफ NaCl इन वाटर नहीं, एंट्रोपी चेंजेस पॉजिटिव। तो आंसर हो जाएगा ABCD ओनली। दिस इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइस एट -5 डिग्री सेंटीग्रेड इज हीटेड टू बिकम वेपर विद टेम्परेचर ऑफ 110 at atmospheric pressure, the entropy change can be associated as। तो देखो आप आइस को -5 से लेके जाओ, आइस को 0 पर, आइस को 0 से लेके आओ वाटर, ये 0 और 0, वाटर को 0 से लेके जाओ, वाटर को 100 पर, वाटर को 100 से लेके जाओ गैस 100 पर, और गैस 100 पर लेके जाओ गैस 110। ठीक है, तो आपको एंट्रोपी चेंज चाहिए। तो यहाँ से तक आओगे तो एंट्रोपी चेंज क्या होगा कांस्टेंट प्रेशर पे NCPM, इस कुछ नहीं बोला ना, ठीक है, CP टोटल हीट कैपेसिटी मान लेता हूँ। तो CP है ना NCP dt बाई T। तो CP ln ऑफ, यहाँ पर इसने कुछ टेम्परेचर दिया है नहीं, तो इसने तो इंटीग्रल फॉर्म में दे दिया, इसको लिख सकते हो CP dt बाई T, कहाँ से कहाँ, यह आएगा तुम्हारा 268 से 273, ये पहला आ गया। यहाँ से यहाँ आओगे प्लस एंट्रोपी चेंज क्या हो जाएगा डेल्टा H फ्यूजन बाय T फ्यूजन, है ना, T फ्यूजन, प्लस यहाँ पर वाटर से वाटर, तो इंटीग्रेशन ऑफ CP ऑफ लिक्विड वाटर इनटू dt बाई T, 273 से 373, प्लस वाटर टू गैस, तो एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन बाय T, ये हो जाएगा ये वाला T वेपराइजेशन, प्लस गैस टू गैस NCP गैस इंटू dt बाय T, कहाँ से कहाँ 373 से 383 तक। तो इन सब का सम करोगे, एंथैल्पी इज द स्टेट फंक्शन, तो एंथैल्पी चेंज आना चाहिए।
लेट अस सी क्या ये बैठ रहा है, ये 273 CPM dt/t, ये ठीक है, वेपराइजेशन ठीक है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर 2 बैठना चाहिए। अपन ने एंथैल्पी को अलग अलग स्टेप्स में जोड़ के क्या कर दिया है, ऐड कर दिया है ना। तो आई होप यू आर गेटिंग दिस। अगला आपसे कह रहा है द स्टैंडर्ड एंट्रोपी ऑफ x2 y2 and xy5 are 70, 50 and 110. The temperature at which a half x2 plus half 1 5/2 y2 दे रहा है xy5 delta h is -35 will be at equilibrium is। तो तुम इसका है ना डेल्टा एस निकाल लो। xy5 कितना हो गया 110 माइनस x2 कितना हो गया 70/2 प्लस यहाँ पे y2 कितना हो गया 50 इंटू 5/2। तो 110 माइनस 35 प्लस 125, तो 110 माइनस 160 ये हो जाएगा। और इसको तुम अगर करोगे तो आता है -50। डेल्टा एस -50 है, तो किस टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम होगा, तो डेल्टा जी किसके बराबर है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच, डेल्टा जी 0 कर दो तो डेल्टा एच होगा 35 माइनस टी डेल्टा एच इक्वल टू 0, या और ये किलो जूल है ना, तो +35 इंटू 10⁻³ इक्वल टू -टी इंटू डेल्टा एस प्लस 50 टी आ जाएगा 35 इंटू 10⁻³ / 50 या 7 इंटू 10⁻² या 700। वेरी नाइस क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन था। इक्विलिब्रियम पर 700 आंसर आ गया। नेक्स्ट आ जाओ, आपसे बोल रहा है पार्शियल डेरिवेटिव्स थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी। तो देखो अब अगर अपन फर्स्ट लॉ लगाते हैं तो हम जानते हैं डी जी क्या होता है -SdT प्लस VdP। तो dg/dt एट कांस्टेंट प्रेशर, P कांस्टेंट रखोगे तो dP 0 हो गया। ये किसके बराबर है -S, इसको यहाँ ले आओ। डेल्टा H/ΔT, तो हम जानते हैं Cp क्या होता है डेल्टा H/ΔT एट कांस्टेंट प्रेशर। तो ये वाली चीज़ क्या हो गई Cp। डेल्टा G/ΔP, तो यहाँ से ले आओ dg/dP is equal to V at constant temperature, at constant temperature SdT becomes 0, तो this reduces to V, तो ये हो जाएगा V। और del U/del T, तो हम जानते हैं CVM क्या होता है del U/del T, तो CVM is del U/del T। तो आई होप यू कैन मैच इट। A का सेकेंड हो गया, B का फर्स्ट हो गया, C का 4 हो गया और D का 3 हो गया। तो आई होप यू आर गेटिंग दिस वन एंड यू कैन इजीली सॉल्व इट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन इसमें अगला देख लेते हैं। और अगला क्वेश्चन है जस्ट गिव मी 2 मिनट सर, चार्जर लगा ऑफ हो जाएगा। हाँ, तो अब अगला क्वेश्चन ले लेते हैं अपन। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये आपसे कह रहा है कि आपके पास रिएक्शन है और आपको गिब्स प्रोसेस है। तो आप जानते हो N2 + 3H2 क्या दे रहा है 2NH3। तो इसमें डेल्टा एस नेगेटिव होता है और एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, डेल्टा एच भी नेगेटिव होता है। तो डेल्टा एच इज़ नेगेटिव, डेल्टा एस इज़ नेगेटिव। नेक्स्ट है डेल्टा एच R/T, तो माइनस ऑफ डेल्टा एच, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा पॉजिटिव वैल्यू अपॉन टी। तो ये पॉजिटिव वैल्यू कम होती जाएगी जैसे जैसे टी बढ़ेगा, दिस इज करेक्ट। और डेल्टा जी क्या होगा डेल्टा एच इज -T डेल्टा एस। सो नाउ डेल्टा G/T इज डेल्टा H/T minus delta S. Now delta S is again negative, delta H is again negative। सही है। अब तुम देखो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव वैल्यू है, ये पूरी पॉजिटिव वैल्यू है। तो और डेल्टा जी का माइनस साइन के साथ पूछ रहा है, तो -ΔG/T इक्वल टू -ΔH/T प्लस डेल्टा एस। तो डेल्टा एस नेगेटिव है, डेल्टा एच नेगेटिव है, माइनस इंटू माइनस क्या हो गया पॉजिटिव। अब तुम सोचो कि -ΔG/T, जैसे जैसे टी बढ़ाते होगे पॉजिटिव वैल्यू आपकी क्या होती जाएगी घटती जाएगी और नेगेटिव वैल्यू उसको ओवरटेक करती जाएगी। तो ये वाला ग्राफ एकदम सही बैठेगा। तो फर्स्ट इज द
करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। अब आ जाओ आगे चलते हैं। नेक्स्ट है द मैग्नीट्यूड ऑफ log k फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन इज इतना, द वैल्यू ऑफ x इज। ठीक है, तो तुम इसमें क्या निकाल लो, डेल्टा जी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू गिव्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट ले लो -3 इंटू गिव्स एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट 2.04 इंटू 10⁵ से आएगा -1.24 इंटू 10⁵ प्लस 6.12 इंटू 10⁵। तो आपका ये काफ़ी ठीक ठाक वैल्यू आ जाएगी। ये कितना आ रहा है, 6.12 माइनस 1.24 4.88, तो ये आ रहा है 4.88 इंटू 10⁵। ठीक है, और अब ये किसके बराबर होता है, हम जानते हैं डेल्टा जी नॉट क्या होता है, -2.303 RT log ऑफ के, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो ये अपॉन 2.303, हाँ ये कम आएगी वैल्यू, इंटू आर 8.314 इंटू टी कितना है 298 इज इक्वल टू लॉग ऑफ के विथ माइनस साइन। लेट मी चेक, गिव्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ये है तो 3 इंटू दिस वन माइनस इंटू माइनस प्लस, और ये कितना है -1.24। ठीक है, तो ये अपन ने इसको कर लिया, तो अपने पास log k की वैल्यू आ जाएगी 4.88 डिवाइड बाई 2.303 डिवाइड बाई 81314 डिवाइड बाई 298.00085, 2 3 4 5 85.5। तो log ऑफ k आ रहा है 85.5 विथ माइनस साइन, या द वैल्यू ऑफ x इज मैग्नीट्यूड, इसको लिख सकते हो 855 इंटू 10⁻⁻1। दिस इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। अगला है कंसिडर द फॉलोइंग डेटा, द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2। तो बेंजीन की हीट ऑफ फॉर्मेशन बोल रहा है, तो C ग्रेफाइट, बेंजीन क्या होता है C6H6, तो 6C ग्रेफाइट प्लस 3H2 गैस क्या दे रहा है C6H6 लिक्विड। ठीक है, अभी आपसे कह रहा है हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2, तो C प्लस O2 क्या दे रहा है CO2। हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O, तो H2 प्लस हाफ O2 क्या दे रहा है H2O। तो अब आपसे कह रहा है हीट ऑफ कंबशन ऑफ बेंजीन भी दे रखा है, C6H6 प्लस O2 क्या दे रहा है 6CO2 प्लस 3H2O, 6 2 12 3 15 15/2 है ना। अब आपसे कह रहे हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन इज, तो आपको बेटा बेसिकली टारगेट इक्वेशन बनानी है, इसको उल्टा करो, इसको लिखोगे 6CO2 प्लस 3H2O क्या दे रहा है C6H6 प्लस 15/2 O2, और इसका जो डेल्टा एच है वो कितना है 3267 किलो जूल। अब डेल्टा एच 3267 किसके बराबर है, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C6H6 कितना है, यही तो चाहिए, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C6H6 माइनस 6 इंटू हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 -393.5 है ना, माइनस सॉरी प्लस H2O कितना है 3 इंटू माइनस ऑफ 286, उससे है ना तुम क्या निकाल सकते हो हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन, तो ये आ जाएगा कितना 3267 माइनस 6 इंटू 393.5 -3 इंटू 286, ये सब किलो जूल पर मोल में ही है ना। हाँ, तो इसको सॉल्व कर लो तो तुम्हें बेसिक आइडिया मिल जाएगा ये कितना आ रहा है 6 इंटू 393.5 2361, ये कितना आ रहा है 2361, ये कितना आ रहा है 3 इंटू 286 858। तो आपको मिलेगा, इसको करोगे 3267 -2361 -2361, ये माइनस ये प्लस होना चाहिए ना, प्लस 858 858, so this comes out to
uh, 858, just let me have a look. Delta heat formation minus 6 into minus 393.5 और प्लस 3 इंटू माइनस 286 माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये दोनों आपका, आई एम सॉरी यार, माइनस ही होगा, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। इसको आप करोगे ना तो ये 858 आ जाएगा आपके पास, और ये जो वैल्यू है 6 इंटू 3267 minus 2361 minus 858. Now you can solve 3267 minus 2361 minus 858, 48. So this is the correct answer. 48 is the correct answer.